आज हम अध्याय नंबर 1 का प्रश्नावली 1.1 शुरू करेंगे। तो आप भी पेन कॉपी लेके तैयार हो जाइए और समझते हैं आज के क्वेश्चन किस प्रकार के होंगे। तो पहला प्रश्न है वो आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कीजिए, जो हमने पीछे पढ़ा है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम है, उसका प्रयोग करते हुए हमें 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। इन तीनों क्वेश्चनों को हल करना है। 3 प्रश्न दिए गए हैं। पहला जो प्रश्न है उसके 3 पार्ट है, तीनों पार्टों को अलग अलग हल करते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके। तो पहला अपना जो पार्ट है वो है 135 और 225 का HCF ज्ञात करना है। HCF मतलब महत्तम समापवर्तक या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात करना है। तो देखो इनका जो HCF है वो ज्ञात करना हमें आता है क्योंकि हमने पीछे वाली क्लास में पढ़ा है। लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करना है, जो हमने पीछे सीखा है। तो इसको हल कैसे करेंगे भाई, इन दोनों में आपको क्या देखना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। 135 यानी 225 बड़ा है 135 से। तो हमारी चर्चा क्या हुई थी कि विभाजन एल्गोरिदम परिमेय जो यूक्लिड परिमेय थी वो क्या थी कि A बराबर BQ प्लस R होता है। तो इसी प्रकार यहाँ पर भी हम इन पर यूज करेंगे। तो क्या लिखेंगे, 225 व 135 पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम लगाने पर तो कैसे लगाते हैं वो हमने पीछे पढ़ा है। क्या करेंगे कि जो अपनी बड़ी संख्या है 225 बराबर क्या होगा कि 225 में छोटी वाली संख्या का भाग लगाना है। वही बात जो पीछे हमने पढ़ी है कि 225 में 135 का भाग लगाना है। ये 225 में 135 का भाग लगाना, भाग एक बार जाएगा तो जितनी भी भाग जाएगा वो तो भाजक के गुणा में आएगा और जो शेष पल बचेगा उसको हम प्लस में लिखेंगे। याद रखना है A बराबर BQ प्लस R होता है। ठीक है, तो भाग गया एक बार 135, 0 बच जाएगा और यह हो जाएगा 11 में से 12 में से 3 जाएगा 9। कितना बचा शेष पल, 90 शेष पल बचा। 225 में 135 का भाग एक बार गया, शेष पल 90 बचा। यहाँ क्या लिखेंगे, शेष पल बराबर 0 नहीं है। इस प्रकार का प्रश्न मैं पहले करवा भी चुका हूँ। शेष पल बराबर 0 नहीं है। जब शेष पल बराबर 0 नहीं आता है तो वापस आपको क्या लगाना है, यूक्लिड विभाजन परिमेय लगानी है। तो क्या लगाएंगे, वापस आपको क्या करना है, 135 और 90 भाजक और शेष पल में यही परिमेय वापस लगानी है। तो 135 बराबर 90। अब 135 में 90 का भाग लगाना है तो 90 का दुगुना करेंगे तो 180 हो जाएगा। तो बाहर फिर एक बार जाएगा। 135 में 90 का भाग फिर एक बार गया, प्लस भाग लगाया हमने 135 में 90 का एक बार गया, शेष पल कितना बचेगा, 135 में से 90 घटा लेंगे, कितना बचा 45। 135 में 90 का भाग एक बार, यानी ये करके देख लो, चाहे 90 को 1 से गुणा करो, 90 में 45 जोड़ेंगे फिर वापस 135 आ जाएगा। ऐसा यहाँ 135 को 1 से गुणा करेंगे, 135 में 90 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा 225। तो यहाँ पर 45 जो शेष पल है वो फिर 0 नहीं है, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई 45। तो वापस वही लिखेंगे, शेष पल बराबर 0 नहीं है, शेष पल बराबर 0 नहीं है। फिर आपको क्या करना आता है, वापस आपको यूक्लिड विभाजन परिमेय लगानी है। किस पर, यूक्लिड विभाजन परिमेय हमेशा किन पर लगेगी, भाजक और शेषफल के बीच में। तो भाजक अपना कितना 90 बराबर शेषफल कितना 45। 90 में 45 का भाग लगाएंगे, 90 2 45, यानी भाग कितनी बार गया बताओ 2 बार, प्लस शेषफल क्या बचेगा 0। ये आप रफ लिख करके देख सकते हैं, जैसे मैंने आपको एक करके बताया है। अपना जो भाजक है
भाज्य है, उसमें भाजक का भाग दो, भाजक के गुणा में जितनी बार भाग जाता है उसको लिख दो, यानी सीधी सी बात है भाज्य बराबर भाजक गुणा भाग प्लस शेषफल जो हमने पढ़ा है वही यहाँ पर लग रहा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि शेषफल अपना क्या मिल गया, हमें 0 मिल गया। जब आपको शेषफल 0 मिल जाए वहीं पर रुक जाना है और आपकी जो एल्गोरिदम है वो यहीं समाप्त हो जाती है। तो क्या लिखेंगे, शेषफल बराबर 0, शेषफल बराबर 0 है, तथा जब शेषफल 0 प्राप्त हुआ उस समय हमारा भाजक क्या था 45, तथा भाजक बराबर 45 है। जिस समय, याद रखो, जिस समय तुम्हें जो 0 मिला, ये जो एल्गोरिथम थी उस एल्गोरिथम में जिस स्टेप में, जिस चरण में आपको शेषफल 0 प्राप्त होता है उस चरण का आपका जो भाजक होगा वही उन दोनों संख्याओं का क्या होगा, HCF होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। तो क्या लिखेंगे, इसलिए 225 व 135 का HCF 45 होगा। ये इस प्रश्न का उत्तर होगा। समझाया क्या? करना क्या होता है फिर से समझो, एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, फिर से ध्यान दो। क्या, पहले देखो कि आपको जो दो संख्याएं दे रखी है उनमें बड़ी संख्या कौन सी है। हमने देखा कि 225 135 से बड़ी है। तो क्या लिखेंगे, 225 व 135 पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लगाने पर। तो एल्गोरिथम कैसे लगाएंगे, जो हमारी परिमिका थी उसके हिसाब से। परिमिका अपनी क्या थी, याद करो, a बराबर बी क्यू प्लस आर के टाइप की, यानी उसके रूप की। तो हमने, हमारे पास में a बराबर 225 है, बराबर b बराबर 135 है। q कैसे प्राप्त होगा, q जब 135 का भाग 235 में देंगे तो अपना q प्राप्त हुआ 1 प्लस 90 क्या है, r का मतलब क्या हो गया, शेषफल, जो हमेशा अपने भाजक से छोटा होता है, 135 से छोटा। यहाँ हमें जो शेषफल है वो 90 प्राप्त हुआ। तो क्या लिखा, शेषफल बराबर 0 नहीं है। 0 नहीं है तो मैंने आपको बता रखा है कि फिर आगे और चलो। तो हमने पाया कि वापिस 135 भाजक और अपना जो शेषफल था उनमें फिर हमने ये जो परिमिका है वो लगाई। तो 135 बराबर 90, वही बात, a बराबर 135, b बराबर 90, q का मान कितना प्राप्त होगा 1, क्योंकि 90 का भाग दिया 135 में एक बार गया, शेषफल कितना बचेगा 45। भाग देख के देख सकते हो, 135 में भाग दिया 90 का, तो 90 एकम 90, ठीक है, 5 और 13 में चल जाएगा 45, यानी 45 शेषफल बच गया। भाग एक बार गया, जो भागफल है वही आपका क्यू है। तो 90 गुणा 1 प्लस 45। फिर हम ये नोट कर रहे हैं कि अपना शेषफल 0 नहीं है। जब 0 नहीं है तो वापस अपनी परिमिका फिर से लगाओ। तो ये जो सिस्टम है इसको एल्गोरिथम बोल दें। तो वापस हमने क्या किया, 90 बराबर 45 गुणा 2, वापस हमने 90 में 45 का भाग दिया, a का मान 90, b का मान 45, q का मान कितना प्राप्त हुआ 2 प्राप्त हुआ, प्लस 0, यानी शेषफल कितना प्राप्त हो गया 0। जैसे ही हमें शेषफल 0 प्राप्त होता है हमारी एल्गोरिदम है वो वहीं समाप्त हो जाती है। तो जिस स्टेप में, जिस चरण में आपको शेषफल 0 प्राप्त होता है तो उसका उस समय जो भाजक होता है आपका वही उन दोनों संख्याओं का HCF होता है। तो 225 व 135 का HCF बराबर 45 होगा, जो हमें मिल गया है। समझ में आई बात। इसी प्रकार ये दूसरे प्रश्न भी आप अपनी जो नोटबुक है उसमें आसानी से कर सकते हैं। यही सिस्टम करना मैं एक और बता देता हूँ, इसको आप स्क्रीनशॉट लेके या फिर नोट कर लेंगे और फिर अभ्यास करेंगे, वापस पुनः इसको दोबारा करने की कोशिश करेंगे। आप अपने आप में भी 2 संख्याएं लो और उसी में यही आप एल्गोरिथम लगा कर उसका एक उत्तर निकालने की कोशिश करेंगे, यानी प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो अगला एक प्रश्न और कर लेते, दूसरा पार्ट कर लेते, तीसरा पार्ट है वो आप कर लेंगे। शायद दूसरे पार्ट में थोड़ी संख्या बड़ी दिखाई दे रही है तो इसको हल कर लेते हैं। बड़ी संख्या वाले को कैसे हल करेंगे, देखो दूसरा प्रश्न है 196 और 38,220 जो दो संख्या हैं उनका हमें HCF ज्ञात करना है। बड़ी संख्या देख के घबराना नहीं है, जो बड़ी संख्या का क्वेश्चन होता है वो हमेशा आसान होता है। क्या करेंगे, तुम देख रहे हो दूसरा जो पार्ट है उसमें कि 38,220 ग्रेटर देन 196, यानी 196 से ये बड़ा है। तो वही बात
आपको क्या करना है, क्या लिखोगे कि 38,220 हुए 196 पर यूक्लिड विभाजन परिमिका लगाने पर, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर, तो हम इस पर प्रयोग करते हैं, क्या करेंगे, वही बात, बड़ी संख्या है वो एक का मान 38,220 एक का मान बराबर बी का मान 196 गुणा क्यू का मान प्राप्त होगा प्लस में शेष पल प्राप्त होगा। अब ये कैसे होगा, आपको 38,220 में भाग लगाना है 196 का, तो भाग लगाते हैं। इधर देखो बड़ी संख्याओं का भाग कैसे करेंगे, 38,220 में भाग 196 का लगाना है। ऐसा भाग लगाने के लिए देखो मैंने आपको शायद तरीका बताया होगा कि पहले डिजिट का भाग पहले डिजिट में दे लो, यानी 3 में 1 का भाग दो। अब जैसे ही आप ऐसा करते हो तो थोड़ा सा जो अपनी ये जो पूरी संख्या है उसको देख लेंगे। 196 यानी अप्रोक्स यानी लगभग किसके पास है ये संख्या, 200 के पास है। तो तुम यहाँ पर भाग 1 का मत दो, यहाँ पर आप भाग किसका दो, 2 का दो, आसान रहेगा। कि सर कैसे अनुमान लगाया 2 का देंगे, किस लगभग ये जो संख्या है अपनी ये 200 के पास की है, तो डिजिट जो पहला है वो 2 बनता है, तो 2 का भाग देंगे तो आसान हो जाएगा। अगर आप 1 का भाग दोगे तो 1 का भाग 3 में 3 बार, इसको 3 से गुणा करोगे। तुम सपोज करो कि ये लगभग 200 के पास में है और 3 से गुणा करोगे तो 200 को 3 से गुणा करोगे 600 से थोड़ा कम रहेगा, 500 से ज़्यादा चल जाएगा। अपने पास संख्या कितनी है, 382, तो ज़्यादा जा रहा है। तो अपने को करना क्या है कि ये जो संख्या है वो किसके आसपास है, यानी लगभग 200 के पास चली गई, और 200 में जो अपना लास्ट डिजिट होता है वो क्या है, यानी इकाई दाई से देखे तो लास्ट डिजिट और वैसे देखे तो पहला डिजिट। तो 2 का भाग 3 में दिया, भाग गया 1 बार, तो कहने का मतलब अनुमानते भाग 1 बार जाएगा। और वैसे तुम्हें पता है कि 196 में जब 1 को गुणा करेंगे तो 196 आएगा, 382 से ज़्यादा नहीं गया, भाग कितनी बार गया, भाग 1 बार गया, 1 बार। और 1 का बार भाग जाता है तो कितना आएगा, 196 आएगा। 382 में 196 का भाग 1 बार गया, घटा लो, 12 में से 6 जाएगा, 6 बच जाएगा। यहाँ इसने हासिल दे दी 7, 17 में से 9 घटा लो, 17 में से 9 घटाओगे तो 7 और 1 8 बच गए। और इधर कितना बचा आपका, 2 बचा, 2 में से 1 घटा लो, 186 आ गया। फिर देख रहे हो कि तुम शेषफल है वो हमेशा अपना जो शेषफल तुम्हारा है जो वो हमेशा अपने भाजक से छोटा रहेगा। फिर अगला डिजिट आप उतार लेंगे, 1862 हो गया। फिर भाग दो तुम 196 का 1862 में भाग कितनी बार जाएगा, सर पता नहीं। तो करेंगे क्या भाई, 196 में जो पहला डिजिट है उसमें पहले डिजिट में भाग देंगे, तो 1 का 1 में भाग कितनी बार, 1 बार। जब ऐसा होता है कि भाग पहले डिजिट में पहले डिजिट का भाग 1 बार जाता है, तो या तो भाग 1 बार जाएगा या फिर भाग 8 या 9 बार जाएगा। तो हम अनुमान लगाते हैं, पहले इसको 1 बार तो जाएगा नहीं क्योंकि ये 1862 है, हम 9 बार लगा के देखते हैं। तो 9 को हमने गुणा किया तो 9 छक्के 54, हासिल की 5, 9 को 9 से गुणा किया 81 और 5 86, हासिल की 8, 9 और 9 एकम 9 और 8 कितना हो गया, 17, 1764। और ये 1862 है, यानी भाग कितनी बार गया भाई, भाग गया 9 बार। ये बात समझ में आई क्या, हमने पहले डिजिट का भाग पहले डिजिट में दिया, 1 का भाग 1 में दिया, तो भाग कितनी बार गया भाई, भाग अपना गया 1 बार। जब ऐसी स्थिति आ जाती है तो या तो भाग 1 बार जाएगा, अनुमान है, ये अनुमान बता रहा हूँ कि 196 का पढ़ा तो हमें आता नहीं, तो अपने को क्या करना है, अनुमान लगाना है कि भाग कितनी बार जाएगा। दूसरा तरीका यह भी है कि मैंने आपको क्या बताया था, ये 1764 लिख देता हूँ पहले मैंने आपको क्या बताया था कि ये जो संख्या है वो लगभग 200 के पास की है। तो अगर यहाँ 2 मान के चलते हो तो भी तुम 18 के अंदर 2 का भाग दो, 9 बार जा रहा है, तो शायद 196 का भाग 1862 में 9 बार जाएगा। तो पहले उसको चेक करेंगे कि हमने इसको 9 से गुणा किया, 1764 प्राप्त हो गया जो 1862 से कम है।
तो निश्चित ही भाग कितनी बार गया, 9 बार गया। 10 बार तो भाग जाता ही नहीं है, क्योंकि पहले वाली स्थिति में क्या था कि अपना जो शेषफल था वो भाजक से छोटा था। घटा लो भाई, 12 में से 4 जाएगा, 8 बच जाएगा। यहाँ पर कितना 5 में से 6 घटता नहीं है, 15 में से 6 चला जाएगा, 9 बच जाएगा। और इधर 7 बच गया, 7 में से 4 यानी 98 बच गया। आगे वाली 0 है वो नोट कर लेते हैं। यानी फिर अपने को क्या करना है भाई, 196 का भाग 980 में देना। तो क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने आपको क्या बता रखा है कि अप्रोक्स कितना है, 2 है। 2 का भाग 9 में दो 4 बार, तो शायद तुम इसको 4 से गुणा करो। अनुमान है भाग 4 बार जाएगा या 5 बार या 3 बार, ये तो अनुमान लगाने का तरीका बता रहा हूँ। फिर आप गुणा करके उसका पता लगाएंगे। तो 4 को 6 से गुणा किया, 6 चौके 24, केरी 2, 9 चौके 36 और 2 38, केरी 3, 4 एकम 4 3 7, 784 और ये 980 काफ़ी कम रह गया। इसका मतलब भाग 4 बार नहीं रहेगा, भाग 4 बार नहीं रहेगा। क्या हो रही है, संख्या बहुत ज़्यादा कम रहेगी, 784 कम रह गई है। तो भाग को क्या करना है, 4 बार नहीं 5 बार जाएगा। और जब संख्या ज़्यादा आ जाएगी, ये संख्या ज़्यादा है, इसका मतलब भाग 1 बार कम जाएगा। अभी भाग हमने 4 बार का अनुमान लगाया और 4 बार का अनुमान लगाने पर हमने पाया कि 784 है जो 980 से काफ़ी कम है, यानी 196 से ज़्यादा कम है। तो करना क्या है अपने को, यहाँ पर हमें क्या करना है, इसको 5 बार भाग लगा के देना है। तो 5 के 30, केरी 3, 5 में 45, 3 48 का 8 हासिल की 4, 5 से कम 5 और 4 9, 980 भाग पूरा भाग जा रहा है। यानी 5 बार भाग गया, 980 में पूरा गया। शेषफल क्या बचा, 0। तो ये तो हमने भाग देके देखा। अब अपने क्वेश्चन पर आ जाओ। अपना क्वेश्चन क्या था कि a बराबर ये था, b बराबर ये था। a में हमने जब b का भाग दिया तो भाग कितनी बार गया भाई, 195 बार। 195 बार 38,220 में 196 का भाग 195 बार गया। और शेषफल कितना बचा बताओ, 0। यानी हमारा जो पहला चरण है वहीं अपने शेषफल क्या प्राप्त हो गया, 0। तो जिस क्वेश्चन को तुम देख कर रहे थे कि इसमें तो बहुत बड़ी संख्या है, उसका काम तमाम एक ही स्टेप में, एक ही चरण में कंप्लीट हो गया। और जैसे ही अपना शेषफल 0 प्राप्त हो जाता है तो क्या बताया हुआ है, वहीं पर अपना जो भाजक है वही आपका क्या है, उत्तर है। तो यहाँ पर तुम क्या लिखोगे, बताओ। भाग देने का तरीका मैंने बता दिया, एकदम से आसान प्रश्न। क्या लिखोगे, शेषफल बराबर 0, शेषफल बराबर 0 है तथा भाजक क्या है अपना, यहाँ जब शेषफल 0 था उस चरण का भाजक क्या है, 196। जो भाजक है वही आपका क्या है, HCF है दोनों संख्याओं का। तो क्या लिखोगे, HCF ऑफ ये कितना था, 196 कोमा लगा के 38,220 लिखे। यानी इसका मतलब है कि इन दोनों संख्याओं का HCF है वो कितना प्राप्त हुआ बताओ, 196। यही आपका क्या है, उत्तर है। यही आपका उत्तर है। बताओ प्रश्न समझ में आया कि नहीं आया। बस कुछ भी नहीं करना है, दोनों संख्याओं में यूक्लिड विभाजन परिमिका लगाओ और अपना उत्तर है वो पा लो। तब तक क्रिया करता है जब तक 0 प्राप्त हो जाए। तो जिसमें बड़ी संख्या में दिखाई दे रही थी, जो प्रश्न में डरा रहा था, उसका जो उत्तर है वो एक ही चरण में प्राप्त हो गया। तो मैंने आपको क्या बताया कि बड़ी संख्या को देख के घबराना नहीं है। बड़ी संख्या का जो प्रश्न होता है वो अंततः आसान होता है। तो पहली ही स्टेप में हमने भाग देके इसका उत्तर निकाल लिया। तो ये अपना पहला प्रश्न है वो कंप्लीट हो गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो या फिर आप इसको नोट डाउन करता चाहो तो नोट डाउन कर सकते हैं। आगे वाला तीसरा पार्ट है वो आप अपने आप कर लेंगे और भी ऐसी 2 संख्याएं लेके आप अपना जो अभ्यास है वो पर्याप्त रूप में कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पहला प्रश्न कंप्लीट हुआ। अपने दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। तो दूसरा प्रश्न है वो आप अपनी किताब में पढ़ेंगे क्या है। दूसरा प्रश्न पढ़ेंगे। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, देखो कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q एक पूर्णांक है। इस प्रकार का जो
उदाहरण है वो हमने पीछे किया है। जिन बच्चों को समझ में नहीं आया है वो यहाँ ध्यान देंगे और वो जो एग्जाम्पल है वो आप पुनः कर सकते हैं, या जिन बच्चों को वहाँ समझ में आ गया थोड़ा यहाँ पर भी आप ध्यान दे सकते हैं कि हमारे पास में जो अभी का जो विषम पूर्णांक है उसका रूप क्या बताना है, 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। तो वैसे इसका एक्सप्लेन मैंने कर दिया है कि अगर आप q का कोई भी मान रखोगे जो पूर्णांक होगा तो आपको जो संख्या प्राप्त होगी वो हमेशा क्या प्राप्त होगी, विषम होगी। जैसे 6q+1 है, q का मान कोई भी रख दो, जैसे 5 रख कर देखता हूँ तो 5 छक्के 30 और 1 31, 31 क्या है, विषम है। वैसे ही आप इसमें रख के देख लो चाहे इसमें रख के देख लो, आपको जो संख्या प्राप्त होगी वो क्या प्राप्त होगी, विषम होगी। तो इसको हमें थोड़ा सा सिद्ध करना है। तो क्या करेंगे, देखो सॉल्व। सबसे पहले क्या मानेंगे, माना a व b बराबर 6 दो धनात्मक पूर्णांक है जिनके लिए q है 0 या 0 से बड़ा है। यहाँ जो अपना q था ना पूर्णांक, वो 0 या 0 से बड़ा, यानी ये भी क्या है, धनात्मक ही है। तो पीछे हमने जो उदाहरण किया था उसमें मैंने एक में तो b बराबर 2 माना है, एक में b बराबर मैंने 4 माना है और यहाँ पर b बराबर 6 माना है। तो कुछ बच्चे जो मेरे ऑफलाइन बच्चे, उन बच्चों ने पूछा भी है कि सर ये जो 6, 2 ये 4 मान रहे हो, इसका कोई रीजन है या अपनी मर्जी से मान सकते हैं? तो फिर बता रहा हूँ कि जो q के गुणा में दे रखा है डिजिट, वही डिजिट आपको b बराबर मान लेना है। अब ये क्यों मानना है, इसका भी रीजन है कि अपन जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे तो वहां पर a बराबर bq+r होता है। तो b जो है वो q के गुणा वाला है, तो q अपना यहाँ पर जो है उसके गुणा में 6 है, यहाँ पर भी q के गुणा में 6 है और यहीं पर देखो q के गुणा में क्या है, 6 है। तो हम क्या मान लेंगे कि a व b बराबर 6 दो धनात्मक पूर्णांक है। यदि आपको 4 मिलता है तो b की वैल्यू 4 मान लेंगे, अगर 2 मिलता है तो b की वैल्यू 2 मान लेंगे। तो अब यदि ऐसा है, और यहाँ पर यह भी नोट करते जाइए कि a यहाँ से b से बड़ा है, तो क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन परमिका से। यूक्लिड विभाजन परमिका क्या कहती है बताओ, कि a बराबर bq+r होता है और r जो होता है वो हमेशा b से बड़ा होता है। यानी अपना जो शेषफल है वो भाजक से बड़ा होता है, ये तो हमेशा आया है। ठीक है, वो वही चीज है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, वही आपकी यूक्लिड विभाजन परिमिका है। तो यहाँ तुम नोट करो b की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी देर की, 6, तो a बराबर 6q+r आ गया। अब फिर नोट करेंगे आप, पीछे भी मैंने बताया है कि आपका भाजक 6 है। अगर आपका भाजक 6 है तो आपका शेषफल क्या हो सकता है, तो हमने पढ़ा है कि अपने जो भाजक से शेषफल होता है वो हमेशा छोटा होता है। तो शेषफल या तो 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा या 5 होगा, 6 नहीं हो सकता, क्योंकि 6 तो खुद अपना भाजक है जिसका भाग दिया हमने। समझ गए तुम? तो यहाँ पर क्या लिखोगे तुम, ये समीकरण नंबर 1 मान के चलते हैं, a बराबर 6q+r। तो क्या लिखेंगे, 1 से r बराबर या तो 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा या 3 या फिर 4 या फिर 5 होगा। कहाँ से लिखा हमने, यूक्लिड विभाजन परिमिका से यहाँ पर लिख दिया। क्यों लिखा, क्योंकि फिर समझा रहा हूँ कि अपना जो भाजक है वो 6 है, तो शेषफल क्या होगा, अपने भाजक से छोटा। अपने भाजक से छोटे का मतलब क्या हुआ, थोड़ा सा ध्यान देंगे, क्या r बराबर 0 1, r बराबर 1 2 3 4 या 5, मतलब अपने भाजक से क्या होगा, छोटा होगा। तो ये प्राप्त हुआ। अब तुम्हें क्या करना है,
कि तुम अगर 0 रखते हो तो a क्या प्राप्त होगा 6। तो क्या लिखेंगे, अतः a बराबर, a का रूप है या a, अतः a है वो, जब तुम r का मान 0 रखोगे तो 6q होगा, जब तुम r की जगह 1 रखोगे तो a बराबर क्या आ जाएगा 6q प्लस 1 हो जाएगा, कोमा जब तुम r बराबर 2 रखोगे तो क्या होगा 6q प्लस 2 होगा, जब तुम r की जगह 3 रख दोगे तो 6q प्लस 3, कोमा जब तुम 4 रखोगे तो 6q प्लस 4 व 6q प्लस 5 के रूप का होगा। क्या लिखा बताओ, क्या लिखा, देखो जो अपना यहाँ पर a था वो किसके बराबर था 6q प्लस r के बराबर था। r के मान संभावित कितने हैं 6 मान, सॉरी 1 2 3 4 5 6 मान है। तो a कितनी संख्याओं के रूप का होगा, a का मान या तो 6q हो सकता है या 6q प्लस 1 हो सकता है या 6q प्लस 2 हो सकता है, ऐसे ऐसे 6q प्लस 5 हो सकता है। ये a के संभावित मान हैं। अब यहाँ पर अपन नोट करते हैं हमें क्या सिद्ध करना है, विषम सिद्ध करना है। तो ये जो रूप है 6 रूप दे रखे हैं उनमें से सम को निकाल देंगे। तो तुम देख रहे हो कि 6q है वो सम है, क्यों, क्योंकि ये 2 से विभाजित हो रहा है, 2 का भाग जा रहा है। 6q के अंदर में तुम 2 का भाग लो 3 बार कटेगा, 3q बार चला गया, q पूर्णांक है तो गुणा करोगे तो पूरा पूरा भाग चला गया। समझ रहे हो बात तुम। 6q प्लस 2 भी 2 से विभाजित हो रहा है तो ये भी क्या है सम है। 6q प्लस 4 ये भी क्या है सम है। तो तुम क्या चीज लिखोगे भाई, तुम यहां पर ये लिखोगे 6q, यदि 6q प्लस 2 6q प्लस 4 ये तीनों संख्याएं, आप q का मान कुछ भी रख के देख लो सम संख्या प्राप्त होगी। तो तुम क्या लिखोगे 6q या 6q प्लस 2 या 6q प्लस 4 सम संख्याएं हैं। ये क्या प्राप्त हुई भाई, सम संख्याएं हैं। क्यों, क्योंकि ये 2 से विभाजित हो रही है। तो यहाँ क्या लिखा हमने, क्योंकि ये तीनों है वो सम संख्याएं हैं। अब a एक संख्या थी, a एक क्या थी भाई, a एक संख्या थी हमारे पास में और उसके ये रूप थे, उनमें से 3 रूप है वो तो सम प्राप्त हो गए। अब कोई भी पूर्णांक होता है वो या तो सम होता है या विषम होता है, तो सम नहीं है, बाकी के सम नहीं है तो क्या प्राप्त होंगे बताओ, विषम प्राप्त होंगे। तो तुम क्या लिखोगे, एक पूर्णांक या तो सम होता है या विषम। तो तुम नोट कर रहे हो कि ये तीनों सम ये तो तीनों सम है, एक 6q प्लस 2 6q प्लस 4 ये तो सम है। अब जो पीछे बच गया वो क्या होगा, विषम होगा। तो तुम क्या लिखोगे, अतः कौन कौन बचा, 6q प्लस 1 6q प्लस 3 6q प्लस 5 ये तीनों विषम पूर्णांक होंगे, विषम पूर्णांक होंगे। और यही हमें दर्शाना था कि दर्शाइए ये जो तीनों है वो विषम पूर्णांक होते हैं। तो हमने इसको आसानी से दर्शा दिया है। बात समझ में आई, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसको नोट डाउन कर लो। फिर से रिपीट कर रहा हूं, थोड़ा ध्यान दो। अपने को क्या करना है, 2 धनात्मक पूर्णांक मान लेना a और b, और b की वैल्यू यहीं पर आपको निश्चित कर देनी है, कितनी होगी 6 होगी। कहाँ से लेके आए, अपने जो प्रश्न में q के गुणा में दे रखा है वही अपना b होगा। तो वो अपना a बराबर b हो गया,
ए और बी हो गया। फिर अपने को यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग कर देना, जहाँ पर ए बराबर 6q प्लस आर, यानी बी की वैल्यू मेरे पास में 6 थी तो मैंने 6 रख दिया। प्रश्न में 4 दे रखी है तो 4 रख दो, 5 दे रखी है तो 5 रख दो। और यहाँ से हमने ये निष्कर्ष निकाला कि आर का जो मान होगा या तो 0 या 1 या 2 या 3 या 4 या 5 होगा। जब मैं आर का मान ये रखता हूँ यहाँ, तो मुझे एक के जो रूप है वो 6q प्लस 1, 6q प्लस 2, 6q प्लस 3, 6q प्लस 4 और 6q प्लस 5 प्राप्त होते हैं। फिर मैंने ये नोट किया कि ये जो रूप प्राप्त हुए उनमें से 6q प्लस 2 और 6q प्लस 4 ये तो सम है कि सर सम क्यों है, क्योंकि ये 2 से विभाजित होते हैं। तो ये तो सम हो गए, बाकी क्या होंगे, ये सम हो गए तो बाकी क्या होंगे, क्या कि एक पूर्णांक या तो सम होता है या फिर विषम होता है। तो ये सम हो गए, इसका मतलब जो बाकी जो बचे वो क्या होंगे, विषम हो गए। तो हमने क्या नोट किया, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 विषम पूर्णांक होंगे। समझ में आई बात। तो इस प्रकार हमने जो पिछला प्रश्न जो उदाहरणों में किया है वो और ये सेम, ये बस कोई अंतर नहीं है, हमने इसको अच्छे से समझ लिया। समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। तो ये आपका दूसरा प्रश्न कंप्लीट हुआ। चलते हैं अपने तीसरे नंबर पर। तीसरा प्रश्न है वो देखो, आप पढ़ेंगे क्या है कि एक परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना यानी आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। देखो ध्यान देना कि दो हमारे पास में समूह है, एक में 32 सदस्य, एक में 616 सदस्य। अब ये दोनों आगे पीछे मार्च करेगी, परेड करेगी, तो उनमें क्या है कि अधिकतम स्तंभों यानी जो पंक्तियां बनेगी, लाइनें बनेगी, उनकी संख्या ज्ञात करनी है जिसमें ये दोनों समूह परेड कर सकते हैं और वो जो स्तंभ बनेंगे उनमें संख्या बराबर होनी चाहिए। तो ऐसी स्थिति में जब आपको अधिकतम संख्या ज्ञात करना हो तो अपने को क्या करना है कि 616 और 32 का जो HCF होगा वही आपका अधिकतम संख्या होगी। स्तंभों को की जो लाइनें बनेगी वो आपकी अधिकतम संख्या होगी। तो ये तो आसान प्रश्न है, थोड़ा सा समझने की वाली बात है। क्या लिखेंगे, 616 व 32 का HCF ही उभयनिष्ठ स्तंभों की अधिकतम संख्या होगी, अधिकतम संख्या होगी। समझ गए क्या। इन दोनों संख्याओं का HCF ज्ञात करना है तो विभाजन एल्गोरिथम से ज्ञात कर लेंगे, आसान है। तो क्या करेंगे, देखो चाहे तो इसमें देखो किसी भी विधि का नाम नहीं लिखा है तो आप अभाज्य गुणनखंड विधि से भी ज्ञात कर सकते हो और इसे भी ज्ञात कर सकते हो। तो हम यूक्लिड विभाजन परिमेय को पढ़ रहे हैं तो उसे ज्ञात कर लेते हैं। 616 व 32 पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर तो प्रयोग करते हैं भाई, क्या होगा कि 616 बराबर 32। अब 616 में 32 का भाग दे लेते हैं। 616 में 32 का भाग लगाएंगे, 32 का भाग 2 बार जाता है तो देखो इसको 2 से गुणा करके देखो, 32 दूने 64 होता है, ये तो 61 ही है तो 2 बार भाग नहीं जाएगा। भाग कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा, क्योंकि संख्या बड़ी आ जाए ना तो 1 बार 32। ठीक है, घटा लो भाई 11 में से ये कितना बच जाएगा, 9 बच जाएगा। ठीक है, और 5 में से 3 चलाएगा तो 29। अब 6 निकाल लिया यानी 296 में 32 का भाग लगाएंगे, 3 का भाग 29 में लगा दो। 9 3 27 होता था, पहले गुणा करके देखो भाई, 9 बार 9 2 18 केरी 1, 9 3 27 और 1 28, 288। ये 296 में तो भाग गया 9 बार, कितना आया 288। घटा लो, 16 में से 8 जाएंगे, 8 बच गया, ये 0 बच गया, यानी टोटली 8 ही बचे हैं और शेषफल बच गया 8, यानी भाग 19 बार गया। तो Q का मान कितना 19 प्राप्त हुआ और शेषफल कितना आया 8।
हम देख रहे हैं कि शेषफल 0 नहीं है, तो क्या लिखेंगे, शेषफल बराबर 0 नहीं है। तो फिर क्या लगाना है, फिर एल्गोरिथम का प्रयोग करना है, यानी एल्गोरिथम खत्म नहीं हुई है। तो 32 और 8 यानी भाजक और शेषफल में, तो 32 बराबर 8, 32 में 8 का भाग लगेंगे, 800 के 32 4 बार भाग चला जाएगा, शेषफल क्या बचा, 0। समझ में आ गई बात आपको। तो क्या लिखेंगे, शेषफल बराबर 0, शेषफल बराबर 0 है, तथा जब शेषफल बराबर 0 था उसी स्टेप में भाजक क्या था बताओ, 8, भाजक बराबर 8। अतः अधिकतम स्तंभों की संख्या बराबर 8। यही आपका क्या है उत्तर, यानी 8 स्तंभ बनेंगे। उन 8 स्तंभों में ये 616 वाले और 32 वाले जो 2 टुकड़ियां हैं वो उनमें मार्च कर सकती है। तो अधिकतम कितनी होगी, 8 लाइनें बनेगी, 8 स्तंभ बनेंगे। छोटा प्रश्न था, आसान प्रश्न था। समझ में आ गई बात आपको। चलो आगे चलते हैं।